हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारत के अंदर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी गौड़ का शासक था। भाई कहाँ का था? गौड़ का शासक था, जो कि पहले किसी समय में जो गजनी था उसके मतलब अधीन राज्य था भाई ये। ठीक है, तो 1163 में ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, जो कि गौरी का बड़ा भाई था, वो गौर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई होता था कौन? ये ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। ठीक है, ये क्या करता है? 1163 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है भाई। ठीक है, गौरी जो है इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम था भाई। ठीक है, और 1173 में गौर का शासक बनता है, क्योंकि इसका बड़ा भाई जो था उसने इसको शासक बना दिया था। और इसने गौर को किससे? तुर्कों से मतलब क्या करवाया था? आजाद करवाया था। 1175 में मोहम्मद गौरी का पहला जो आक्रमण था भारत पर वो मुल्तान पर था और ये जीत गया था भाई उसके अंदर। इसके बाद 1176 में सिंध पर आक्रमण किया, उसको भी जीत लेता है। लेकिन इसका एक सेनापति था, उसने बोल दिया कि हम गुजरात की तरफ से भारत पर आक्रमण करते हैं। तो उस समय 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण करते हैं। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय मतलब वहां पे क्या होता था? शासक था, उससे ये बुरी तरह से हार जाता है भाई। ठीक है, फिर 1179 में ये पेशावर पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है। 1181 में इसने मतलब लाहौर को जीत लिया भाई। ठीक है, 1189 में इसने बठिंडा जीत लिया। इसके बाद 1191 में ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था भाई। ठीक है, तो दिल्ली में जैसे आक्रमण करने वाला था तो अजमेर का शासक जो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो उसका नाना जो था मतलब अनंगपाल तोमर, उसके वहां पे ही रहता था। तो दिल्ली भी मतलब लगभग यूं मानिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही अंडर में थी उस समय पर। ठीक है, तो इसने दिल्ली में आक्रमण जैसे ही ये करने का विचार कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या योजना बनाई? उसने तराइन में ही मतलब क्या किया? इसकी मतलब बंदोबस्त कर लिया लड़ाई करने का। और वहां पे मतलब तराइन की पहली लड़ाई होती है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका नाना अनंगपाल भी था। ठीक है, एक गढ़वाल का शासक जो था जयचंद, वो इसके साथ था। हरियाणा के आसी से गोविंद राय ने भी इन्हीं का साथ दिया था। और मोहम्मद गौरी जो है 1191 में तराइन की पहली लड़ाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हार जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद मतलब ये है ना, जैसे इसकी पुत्री थी भाई गढ़वाल का शासक की संयोगिता, जो जयचंद है उसकी पुत्री, उससे विवाह करना चाहता था कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो इसके लिए मतलब क्या है कि ये इसका नाना जो है ये इसको मना कर देता विवाह करने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब ये मानता नहीं है। तो ये मतलब स्वयंवर से मतलब इसको संयोगिता को उठा ले जाता है और विवाह कर लेता है। इससे दुखी होकर मतलब क्या करता है? जयचंद मोहम्मद गौरी के पास जाता है और आक्रमण करने के लिए दोबारा बोलता है। तो एक तो मतलब गढ़वाल का शासक इसके अपोजिट हो गया, उसने मतलब गौरी का साथ दिया था। और दूसरे युद्ध के अंदर इसका नाना अनंगपाल ने भी मतलब इसका साथ नहीं दिया था। और ये 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध में मतलब क्या हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके अंदर बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इसने वहीं पे मार दिया था। लेकिन इसका एक मतलब क्या था? राजकवि था भाई चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, उसके अंदर मतलब वर्णन मिलता है कि इसको वो मतलब गौड़ ले जाता है भाई। कौन? ये मोहम्मद गौरी जो है जागौर का शासक था, वहां पर ले जाता है और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को और एक मतलब दशरथ को, दोनों को शब्द भेदी बाण चलाने आते थे। चंद्रबरदाई की सहायता से ये मतलब कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को मार देता है। लेकिन ये मतलब उसकी चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसी में लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन वैसे तो इसके बाद ये 1194 में मतलब चंदावर का युद्ध भी लड़ेगा, 1206 में खोखरों के साथ भी आक्रमण होगा। तो इसके अंदर मतलब ये केवल चंद्रबरदाई की बुक के अंदर ही मिलता है भाई। ठीक है, तो इसने 1193 में तराइन पर पहला आक्रमण किया और मतलब ये हार जाता है। इसके बाद तराइन की दूसरी लड़ाई हरियाणा के अंदर, जो तराइन है करनाल के अंदर, वहां की बात है भाई। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उसमें ये मोहम्मद गौरी जीत जाता है भाई। ठीक है, और ये कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि तराइन का युद्ध कौन से पृथ्वीराज से हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय से हुआ भाई। ठीक है, तो इस ये अजमेर का शासक होता था और ये दिल्ली पर भी मतलब क्या है? शासन करता था भाई। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि तराइन के अंदर मतलब लड़ाई हुई थी, अनंगपाल इसका नाना था। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है भाई।
इस समय मतलब क्या था, चंदावर का युद्ध, इसके अंदर मोहम्मद गौरी किसको हराता है भाई, ये जो गढ़वाल का शासक जयचंद था उसको हरा देता है। ठीक है भाई, यानी कि कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी जीतता है इसके अंदर 1194 में। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी का एक सिक्का मिला है भाई भारत के अंदर, जिस पर मतलब क्या है, एक तरफ तो माता लक्ष्मी का फोटो मिला है और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है। ठीक है, इसके भाई 4 शासक थे, 4 दास थे, मतलब 4 दास थे भाई किसके, मोहम्मद गौरी के। भारत के अंदर ही रह गए थे, जो कि एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरे का कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था। ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है जो आने वाले समय में मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेगा तो उस समय में मतलब इल्तुतमिश के समय में क्या करेगा, बंगाल और बिहार को जीतने का काम करेगा और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो है उनको जलाने का काम करेगा भाई। ठीक है, और उस समय पे जब इसने जलाया तो लक्ष्मण सेन वहां पर मतलब एक शासक था जिसके दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद की रचना करी है। इसके अलावा तीसरा कुबाचा था और चौथा मतलब जो था वो क्या था, यलदोज। इसका मतलब क्या थे भाई, 4 दास थे। लेकिन ये अपने जीते हुए मतलब जो शासन मतलब जीते हुए जो क्षेत्र है वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है भाई। ठीक है, तो इसके अलावा फिर मतलब हम बात करते हैं कि चंद्रप्रदायी मैंने बता दिया है 1205-6 में ये आखिरी आक्रमण मतलब खोखरों पर या जाटों पर करता है और उसके अंदर मतलब ये घायल हो जाता है और 1206 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक गौरी को माना जाता है, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। जबकि वास्तविक संस्थापक यदि हम बात करते हैं किसका, गुलाम वंश का, तो वो इल्तुतमिश हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद गुलाम वंश मतलब जो दिल्ली सल्तनत है उसका समय 1206 से 1226 तक रहेगा भाई। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है या दास वंश भी कहा जाता है। दूसरा आएगा खिलजी वंश सबसे छोटा वंश था भाई। ठीक है, 1290 से 1320 तक रहेगा। फिर आएगा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर ये सैयद वंश आएगा 1414 से और 1451 तक रहेगा। इसके बाद लोधी वंश आएगा, ये 1451 से लेकर 1526 तक रहेगा। इसके बाद बाबर आक्रमण करेगा और ये मतलब बाबर जैसे ही आक्रमण करेगा तो यहाँ पे मुगल जो है वो आ जाएंगे और मुगल 1526 से लेके 1707 औरंगजेब तक रहेंगे। इसके बाद में उत्तर मुगल काल के आएंगे। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।